Nayam, please. Please be sit. थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल। चलिए आपका साक्षात्कार शुरू करें। उससे पहले आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को ना बताते हुए मुझे इस प्रकार से बताएं जिसमें आपके एकेडमिक्स कंप्लीट हो जाए। अगर आप किसी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं उसके बारे में बताएं और लास्ट में अपनी हॉबीज के बारे में बताएं। प्लीज। मैं सर नागौर जिले के मेड़ता तहसील से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th दोनों मेड़ता से ही कंप्लीट की। तत्पश्चात 2011 में मेरा चयन भारतीय नौसेना में पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक पे हो गया था सर। ठीक है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से की थी। 2020 में यूपीएससी द्वारा आई थी सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा चयन हो गया था, जिसमें मैं 2020 से वर्तमान तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे सेवारत हूँ सर। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग। ओके। अभी कहाँ पोस्टेड है? सर मैं अभी जोधपुर में जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पोस्टेड हूँ सर। पहले मैं कश्मीर पोस्टेड था। ओके, अभी रिक्रूट सेंटर में सर। ओके, ट्रेनिंग सेंटर का है जोधपुर से। जोधपुर में सर। आप ही बताएं कि 2011 से लेकर के 2020 के मध्य आप जो है नेवी में रहे सर। उसके बाद भी आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में सर। दोनों सर्विसेज के मध्य आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? क्योंकि दोनों ही सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कहा जाए तो, बट वो आर्मड फोर्सेस में काउंट होती है और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ अस? सर जो इंडियन नेवी है सर उसका काम था जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको गार्ड करना था। ठीक है। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका प्राइमरी काम है वो लैंड बॉर्डर को गार्ड करना है सर। तो वहाँ पे सर मैं खुद पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक पे था और यहाँ पे मैं सर ऑफिसर रैंक में आ गया तो जो मेरा रोल है वो सुपरवाइजरी प्लस बढ़ भी गया था। लेकिन वो तो प्रमोशन के साथ में वहाँ पे भी हो सकता था। वहाँ पे सर मैं ऑफिसर रैंक नहीं ले सकता था। ओके, पीवीआर में। लेकिन आपने वहाँ पे कोई कमीशन नहीं दी? जैसे पीसीएसएल है, एसएससी है, उसके बाद में डबल एसी होता है, एसीसी कमीशन होता है। मैंने सर एसीसी और जो कमीशन वर्दी एग्जाम होते हैं नेवी के दोनों दिए थे सर, बट मैं चयन नहीं हो पाया सर मेरा उनमें से। ठीक है। आप ही बताएं कि जैसा पहलगाम अटैक अभी हुआ सर, उसमें आप अभी टेरन पे जो काम कर रहे हैं वो टेरन है कौन सा? धरातल वाला, ये वाला बॉर्डर वाला सर। वो वाला जो टेरन है वो सी वाला है सर। दोनों के अंदर सबसे ज्यादा आपको जो थ्रेट्स जो नजर आता है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वो सबसे ज्यादा किसका हो सकता है? दोनों में सर इक्वली चैलेंजेस है सर। अभी टेरेन जो है, जो सी टेरेन है वो भी कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक मॉनिटर नहीं की जा सकती। और जो हिली टेरेन है या वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें भी गार्डिंग तो की गई है, बट इतने कुछ पैचेज ऐसे हैं जैसे रिवराइन पैचेज या फिर हिली पैचेज है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज अपना राउंड द क्लॉक डोमिनेंस नहीं रख सकती। ठीक है। आप ही बताएं कि जैसे गृह मंत्रालय है उसके पास में एक आरआर बटालियन होती है, राष्ट्रीय राइफल सर। राष्ट्रीय राइफल को आर्मड फोर्सेज में शामिल किया जा सकता है? सर आरआर इंडियन आर्मी का ही पार्ट है सर। ठीक है। लेकिन गृह मंत्रालय में उसको काउंट किया जाता है? नहीं सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही कार्य करता है और इंडियन आर्मी के अंडर ही फंक्शन करती है सर। नहीं, इंडियन आर्मी में करती है, ठीक बात है, लेकिन उसकी जो काउंटिंग है, आई थिंक सर आप असम राइफल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आरआर की बात कर रहा हूँ सर, राष्ट्रीय राइफल सर, जिसके अंदर आर्मड फोर्सेस के जो लोग होते हैं उनको डेप्यूट करा जाता है 2 साल के सर। ठीक है, चाहे इंसर्जेंसी एरिया हो चाहे टेरर हो सर। तो ऐसा क्यों? सब नॉट श्योर सर कि वो एमएचए के अंडर काउंट होते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। ओके सर, ठीक है। आप ये बताएं कि जैसे बीएसएफ के सामने अभी चुनौतियां अगर बात करते हैं बांग्लादेश के साथ में भी उतनी है, नहीं अनुपातिक रूप में देखा जाए तो इस वाली बोलो सर, दोनों के अंदर कितना फर्क देखते हैं? एक तरफ आप मधुमक्खी का प्रयोग करते हैं बांग्लादेश में सर, यहाँ पे से कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं? सर जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे सर 2 मेन चैलेंजेस है सर। ऑब्वियसली अगर देखें तो सर इलीगल स्मगलिंग जो है, पेटी स्मगलिंग वहाँ पे हो रही है सर। छोटी छोटी जैसे शुगर की स्मगलिंग, टी की स्मगलिंग, जिन पे टैक्स नहीं देना चाहते लोग, और इलीगल इमिग्रेशन है इंडिया के अंदर, वो हो रहा है सर ईस्टर्न बॉर्डर में बांग्लादेश के साथ। वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे सर स्मगलिंग और नार्कोटिक्स की हो रही है सर। ठीक है, ज्यादा। और जो टेररिस्ट है वो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं सर। ऐसा ईस्टर्न बॉर्डर पे टेररिज्म का खतरा नहीं है सर। ठीक है। आप ये बताएं कि सीमा पार से जितने भी अवैध मादक पदार्थ आते हैं सर, उनको रोकने के लिए आपके पास में क्या सिस्टम है? बीएसएफ जो है उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे कहते हैं कि हमने इतना जो है वो माल के साथ में लोगों को पकड़ा या फिर अलग से जो है चीजें डिटेन कर सर।
सर पावर वाली बात करें तो सर बीएसएफ को एनडीपीएस एक्ट के तहत पावर दी गई है ठीक है। कि वो 50 किलोमीटर तक के दायरे में हाँ। हेड कांस्टेबल एंड अबव रैंक के कोई भी व्यक्ति विदाउट सर्च वारंट किसी भी घर को या फिर व्हीकल को या फिर वुमन को सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं सर। और सेकेंडली सर रोकने के प्रयासों में सर राउंड द क्लॉक जो बॉर्डर है उसका हम गार्डिंग कर रहे हैं सर, व्हीकल पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। इसके साथ टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन में सर कुछ ऐसे पहले हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी और पीटीजेड कैमराज भी लगाए गए हैं। ये सब में जी सेल क्या काम? सॉरी सर, जी सर, जी सेल का काम सर इंटेलिजेंस गैदरिंग का है सर, ठीक है। कि क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस गैदरिंग और जो इंटरनल सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस है वो भी गैदर करती है। जो जी सेल है वो क्या ह्यूमन इंट को भी करती है, कोऑपरेट करती है? बिल्कुल सर, जी सेल के लिए डेडिकेटेड फंड है, वो जो यूनिट के कमांडेंट्स रहते हैं उनके पास डेडिकेट फंड आता है, एसएस फंड जिसको कहा जाता है सर। ह्यूमन इंट जनरली ह्यूमन और टेक इंट दोनों पे काम करती है। ठीक है। हाल ही में से 3 साल के अंदर कितनी बीएसएफ बटालियन को नया रेज किया गया कि कुछ? अभी वर्तमान में सर बीएसएफ की कोई नई बटालियन रेज नहीं हुई। ठीक है। कितने ऐसे डीजी हैं जो महिला भी वर्तमान में डीसी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस? ओनली सर एक है, आई थिंक सीआईएसएफ के डीजी हैं वो महिला। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर जो है एक महिला ऑफिसर को और बनाया सर। जस्ट सेकंड सर, मैं रिकॉल करना चाहूंगा प्लीज। सॉरी सर, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, बट वो आईजी साउथ बंगाल थे, बीएसएफ के अंदर ही डेप्यूटेड थे। और अभी उनको सर आई थिंक एनसीबी का डीजी या किसी का डीजी बनाया गया, मैं श्योर नहीं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। आप ये बताएं कि नेवी में तो आप पीबीओआर थे सर, अभी आप कह रहे हैं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए तो आप अफसर स्केल में आ सर। यहाँ पे भी तो सेम सर मुझे लगता है कि सर जो मैंने पिछले 14 सालों में अपने जो आर्म फोर्स और सीएपीएफ का एक्सपीरियंस गेन किया, लाइक अडेप्टेबिलिटी, जो डिफरेंट टेरेंस में या सिचुएशंस में काम करना, या फिर क्राइसिस सिचुएशन में लीडरशिप की स्किल्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, उन स्किल्स का मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ मुझे मौका मिलेगा कि मैं सिविल पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करके और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में कोई फर्क होता है सर? ये अलग अलग पुलिस सर एनडीआरएफ जो है वो नेशनल लेवल की, उसमें 16 बटालियन है जो सीएपीएफ है उनसे ही डेप्यूट की जाती है सर। जनरली 3 ईच है सर, जो सारी सीएपीएफ है सर उनकी 3 ईच बटालियन सर। ठीक है। और जो एसडीआरएफ है वो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, वो स्टेट जो पुलिस है वहां से डेप्यूट करके बनाई जाती है। ओके। सारा जो अपना टेरेन है जिसके साथ में बॉर्डरिंग जो कंट्रीज लगती हैं सर, लेकिन हमने नेपाल के साथ में किसी प्रकार की भी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे डेप्लॉय नहीं कराया सर, मोटे तौर पर कह सकते हैं। ऐसी की आवश्यकता वर्तमान के परिदृश्य में ऐसी बन रही है कि नेपाल के साथ में भी अपने को सारी जो बॉर्डर है वहां पे उनको डेप्लॉय किया सर। नेपाल और भूटान पे स्पेसिफिकली डिप्लॉयड नहीं है, बट एसएसबी वहाँ पे कुछ जॉइंट चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी एक और जॉइंट चेक पोस्ट है वो बनाई गई है। इंडो नेपाल जो भी ट्रीटी 1951 की, वो बोलती है कि जो दोनों देशों के बीच फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्लस जो लोगों का आवागमन है वो किसी भी निर्बाध रूप से रहेगा, मतलब विदाउट किसी तरह के। तो लेकिन सर जो FICN जो करेंसी है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, प्लस जो इवन टेररिज्म के भी टेररिस्ट के भी उस रूट से आने की खबरें हैं, तो वह इंडिया और नेपाल दोनों कोऑपरेटिवली मिलके कुछ जेसीपी और बना सकते हैं सर। लेकिन आपको लगता नहीं कि नेपाल एक लॉन्चिंग पैड हो गया पाकिस्तान का, कि जहां से जो है अगर अपन पूरा वेस्टर्न बॉर्डर अगर कवर कर रहे हैं लेकिन यहाँ से सारी चीजें हो रही हैं? अभी तक ऐसे कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिला कि टेररिस्ट ने ये रूट है वो इस्तेमाल किया हो सर। हाल ही में नेपाल के फॉर्मर पीएम है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया को कि इस रूट को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए, कि इसको किया जा सकता है। तो फ्यूचर में आई थिंक पॉसिबिलिटीज रहेगी कि और जो है जेसीपी, पेट्रोलिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस रूट पर। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आप सर, आप ये बताएं कि नागौर के अंदर आप ऐसी कौन सी समस्याएं देखते हैं जो वर्तमान में उनका निराकरण नहीं हुआ? सबसे प्रथम दृष्टया तो सर जो वुमेन एजुकेशन है, जो महिला साक्षरता ओनली 47% है सर नागौर। ये तो बहुत पहले की बात है, 15 साल अभी भी सर उतना जो कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें स्टेट के कंपेयर में या नेशनल कंपेयर में, तो अभी भी नागौर उनमें पिछड़ रहा है सर। दूसरा सर डिजर्टिफिकेशन है। तीसरा सर जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है नागौर का, उतना अभी तक वो हुआ नहीं है सर, उसका इस्तेमाल हुआ नहीं है। जो इंडस्ट्री जो लगनी चाहिए थी, उतना जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। आपको लगता है कि घोटन के अलावा फिर आपके यहाँ पे ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाना चाहिए था, अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से, तो कौन सी संभावना देख रहे हैं जो लैग कर रहे हैं नागौर? सर जैसे मेड़ता क्षेत्र में चाइना क्ले का प्रोडक्शन होता है सर, व्हाइट जो चाइना क्ले है, और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है सर मोरबी गुजरात सर। उसकी प्रोसेसिंग एक फैक्ट्री यहीं लग जाए जो एक्सपोर्ट कोस्ट है, और प्लस यहाँ पे हमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी एवेन्यूज मिल जाएंगे सर। तो मेड़ता के आसपास के काफी गाँव में सर ये चाइना क्ले का प्रोडक्शन हो रहा है।
सर प्लीज। घेवर राम जी, सर। नागौर से हैं आप? सर। नागौर की जो राजनीति है सर। ये बड़ी अग्रणी रही है देश में सर। और हाल में इसमें बहुत ज्यादा अग्रेशन देखने को मिलता है सर। लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं जो राजनेता है वहां के। सर। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? एक कारण ये हो सकता है कि सर जो पॉलिटिकली रिलेवेंट बने रहने की सबको जो है वो हो सकता है कि इस जो कंपटीशन हो गया पॉलिटिकल कंपटीशन वो बहुत ज्यादा हो गया सर, रेस्पेक्टिव ऑफ सर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं लग रहा कि वहां के लोगों में तो जेनेटिकली ही ये चीजें, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक ये चीजें अग्रेशन बहुत ज्यादा है वहां के लोगों में। जेनेटिकली तो नहीं कह सकता सर, बट लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो हर बेल्ट का ही बढ़ गया, नागौर का भी उसी तरह बढ़ा है सर। तो उसमें अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए और उस दौर में जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सारे राजनेता सर। ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर चला सर, उसके बाद से ये माना क्या जा रहा है, अपोजिशन वाले ब्लेम लगा रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, ये फेल हो गई, फेल्यूर मार दिया। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? क्योंकि उनका लॉजिक है कि पाकिस्तान के साथ में चाइना आके खड़ा हो गया, उधर से तुर्की आके खड़ा हो गया, ये तो डायरेक्टली आके खड़े हो गए। इंडिया के साथ में कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ प्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्टली देखा जाए तो अमेरिका है, वो पाकिस्तान से आप शहबाज साहब को देख लो, चाहे मुनीर को देख लो, इनको वहां बुला रहा है, वहां पे इनको भोजन करवा रहा है और उनके साथ में कुछ पार्टनरशिप वगैरह भी कर रहे हैं, और इंडिया के इतना नजदीक नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि वास्तव में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, इसको चेंज करने की जरूरत है? सो फिर ड्यू रेस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं मानता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो रही है। इंडिया की जो जियोग्राफिकल जो यूएस स्टेट की पोजीशन है उसमें सारी कंट्रीज आसपास के हैं, उनमें खुद के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो टाइट रोप की तरह हो गई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो गया, अफगानिस्तान कुछ सर तालिबान टेक ओवर से, और जो मालदीव और नेपाल है उनकी करंट जो बांग्लादेश इवन वहाँ पे रिजाइन चेंजेज हुए हैं सर, श्रीलंका सर इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजरा है। तो ये सारे देश अपनी खुद की समस्याओं से ज्यादा ग्रसित हैं। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जैसे सर आपने यूएसए का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोल और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभर रहा है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस करना चाह रहा है कि इंडिया को चाइना के अपोनेंट या चाइना के स्ट्रेटेजिक अपोनेंट के रूप में इस्तेमाल कर ले और पाकिस्तान को इंडिया के अपोनेंट के रूप में इस्तेमाल कर ले सर। ठीक है, तो इस अभी जो ये ट्रेड डील को लेकर के, टैरिफ वगैरह को लेकर के जैसे ही अमेरिका सख्त हो रहा है इंडिया से, आपको नहीं लगता कि भारत और चाइना नजदीक आ रहे हैं? अभी एससीओ का समिट हो रहा है, उसमें आपके यहाँ के विदेश मंत्री वहां गए हुए हैं सर। चाइना इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं उससे किसी भी तरह की डिपेंडेंसी ना हो, चाहे एनर्जी की फील्ड में हो चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो। तो इंडिया यूएसए की जो ऑटोनॉमी है या फिर हेजीमनी है उसको काउंटर करने के लिए रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी जिसको कहा गया है, उस गुट में एससीओ या फिर ब्रिक्स है, इनके साथ देके यूएसए को भी काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड में इंडिया ने क्लियरली डिफाइन किया कि जो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं बाधित नहीं होंगे। नहीं, आपके ट्रम्प महोदय हैं, ये इस चीज को ब्रिक्स को लेकर के भी बड़े विपरीत हुए हैं सर। क्यों भी? ट्रम्प जो ब्रिक्स जो कंट्रीज है उन्होंने पिछले साल एक कंसेप्ट डिस्कस किया था सर कि ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करेंगे, जिससे जो वर्ल्ड ट्रेड है सर टोटल जो यूएसए का डॉलर है उसमें 50% के आसपास योगदान है, तो डॉलराइजेशन की तरफ ना चले जाएं और यूएसए को कहीं ना कहीं इससे सेटबैक ना लगे। छोटी सी बात दिमाग में आती है कि भारत और रशिया जब दोनों चाहते हैं कि बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी दोनों अगर राजी हैं खुद की घरेलू यहाँ की कोई करेंसी होगी उसमें, डोमेस्टिक करेंसी में, तो फिर अमेरिका क्यों बीच में बोलने वाला होता कौन है कि आपको यू हैव टू यूज डॉलर से सर उनको कन्वर्जन रेट जो है उनमें फायदा हो रहा है, प्लस डॉलर वर्ल्ड में नहीं, उनको फायदा तो हो रहा है सर, लेकिन वो बोलने वाले कौन है? क्यों बोलते हैं वो दो देश, अगर अमेरिका के अलावा कोई दो देश हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को यूज करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वो अमेरिका बोलने वाला कौन होता है इसमें? अमेरिका अभी भी ये प्रूव करना चाहता है कि सर दुनिया यूनिपोलर है और सिंगल पोल है वो यूएसए ही है। अच्छा, ये डॉलर है, ये कब सबसे मजबूत बना और क्यों बना?
वर्ल्ड वाइड आप ट्रेड की अगर बात करें, ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो उसमें डॉलर का यूज होता है। डॉलर एक सर्वमान्य एक करेंसी के रूप में उभर कर सामने कब बना और क्यों बना? एग्जैक्ट ईयर तो सर मुझे श्योर नहीं है कि कब बना था, किस ईयर 1945 के समथिंग बना था। आप बताइए। और उस वक्त जो बनने की सर मुझे एग्जैक्ट कारण याद नहीं सर, आप अनुमति दें तो मैं एक दो जी बताइए बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन थे, जो जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रेटन वुड्स जिनको कहा गया, ये यूएसए को फेवर कर रहे थे उस इनकी स्थापना हुई थी और इनमें सबसे ज्यादा पैसा यूएसए ने लगाया था। प्लस तो खैर ये कारण नहीं था, दो कारण थे। एक तो डॉलर जो था वो सबसे ज्यादा गोल्ड बैक्ड था। दूसरा, यूएसए ने ब्रिटेन को लोन दे रखे थे, बहुत बड़ी मात्रा में लोन दे रखा था और यूरोपियन कंट्रीज को, और यूरोपियन कंट्रीज का ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं प्रभुत्व था। उस टाइम पे आजाद देश हो ही रहे थे, लेकिन प्रभुत्व तब तक भी था। इसलिए अमेरिका का डॉलर है वो यूरोप में भी चल रहा था और सबसे ज्यादा गोल्ड बैक्ड होने के कारण इसको बनाया गया था। ठीक है, परमाणु वारहेड क्या न्यूक्लियर ट्राइड नाम सुना है आपने सर? इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड्स मींस अगर हम न्यूक्लियर जो वेपन है सर उसको तीनों जगह से फायर कर पाए। तीनों जगह से फायर कर पाए। कब बना इंडिया? जब INS अरिहंत जो इंजीनियर्स उन्होंने अपना ट्रायल लिया था सर, 4 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, तब न्यूक्लियर INS अरिहंत के बाद से बना है। ठीक है, कौन कौन सी मिसाइल हैं जो परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है? हवा से हवा में, जमीन से हवा में, और उधर समुद्र से जल से। समुद्र से सर K4 सागरिका जो है उसका K15 जो वर्क है, दोनों सर K4 K5 एंड K15 सर। एंड जो लैंड बेस है, समुद्र से भी ब्रह्मोस फायर कर सकते हैं, इवन लैंड बेस से भी ब्रह्मोस फायर कर सकते हैं। और एयर से आई एम नॉट श्योर सर, मुझे कंफर्म नहीं है एयर से कौन सी मिसाइल। ठीक है, कोई बात नहीं। आप डायरी लिखते हैं सर? डायरी में क्या लिखते हैं आप? डायरी में सर जो मुझे पर्सनल लाइफ में जो भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है, जो विशिष्ट घटनाएं जो होती हैं, प्लस क्या आप हमें बता पाओगे कि हाल ही में आपने सबसे लास्ट में क्या लिखा है? अभी लास्ट में सर कल मैंने लिखा था कि मैं कल जो आज का दिन है इसको मैं प्लान कैसे कर रहा हूँ सर, कि मैं कल जोधपुर में रहता हूँ सर, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेवल करके जाऊँगा, कहाँ कहाँ मुझे स्टॉपेज लेने की जरूरत पड़ सकती है, और बाकी सारी प्लानिंग सर, और वापस रिटर्न की क्या प्लान रहेंगे। आज की प्लानिंग लिखी है आपने सर? इसमें आपने लिखा है फोकस ऑन एम एंड टास्क सर। कोई एक वाक्य मुझे बताइए जिससे बोर्ड जो है वो कन्विंस हो जाए कि वास्तव में आप अपने टास्क पर, अपने एम पर फोकस्ड रहते हैं। वो एक आपकी जिंदगी का, रियल लाइफ का कोई एक वाक्य बताइए। जब मैं सर नेवी में PBR सर्व कर रहा था सर, तब मुझे लगा था कि मैं यूपीएससी का CAPF जो एग्जाम है मुझे क्लियर करना ही करना है। उसमें मुझे 3 अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी उसके अंदर बरकरार रखी और लास्ट में 2018 यूपीएससी CAPF जो निकाला। तो मुझे लगता है कि मैं गोल और अपना जो टास्क टारगेट है उसके प्रति ओरिएंटेड रहता हूँ सर। ठीक सर। तो घेवर राम जी सर, कभी इस नाम से ऐसे नहीं लगा कभी नाम कि यार ये अपना अलग नाम है या अलग हटके नाम है, उसमें कभी आपको लगा नहीं कि भाई जैसे किसी का नाम आर्यन रहता है तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार मेरा नाम भी कुछ अलग होना चाहिए था? नहीं सर, अच्छे नाम से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। नाम एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि लोगों को अच्छा जल्दी याद हो जाता है सर, लोगों को मुख्य जुबानी है वो जल्दी याद हो जाता है। तो मेरे कलीग हैं लाइक मजाक भी कर लेते हैं, तो ठीक है सर। तो आपने जो ये ड्रेस कोड चूज किया है, ये आपने खुद ने किया है या किसी ने बताया है आपको? मैंने खुद नहीं चूज किया था सर, मैंने एक दो फ्रेंड्स हैं उनसे सलाह ली थी कि कौन सा कलर ठीक रहेगा। तो जैसे आपने ये चुना तो ये ठीक क्यों रहेगा, इसमें क्या कुछ लॉजिक है? वैसे सर मैं लाइट कलर जो शर्ट है उसको प्रेफर करता हूँ, कोई खास स्पेसिफिक लॉजिक नहीं सर। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि माता पिता या जो दादा दादी होता है उनका जैसे बच्चों के जो लालन पालन है या उनका व्यक्तित्व है या जो संस्कार है उनमें कितना योगदान रहता है और कितना समय स्पेंड उनके पास करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे से लेके जो भी 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं? सर माता पिता और जो दादा दादी उनको फर्स्ट टीचर कहा गया है सर। दादा दादी जो है उनके पास रिच एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ का, जैसे उन्होंने जो जो घटनाक्रम देखा है, इकोनॉमिक हार्डशिप देखी है। और मदर फादर में सर फादर से जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उन्होंने हार्डशिप होते हुए भी जो अपने बच्चों को जो वो हार्डशिप नहीं फेस होने दी, वो लेसन आगे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मदर से सर कंपैशन, लव और सिंपैथी ये सब मदर से बच्चा अपना सीखता है। दूसरी बात सर,
कितने साल बच्चा रहना चाहिए सब्जेक्टिव है सर, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की कंडीशन क्या है। तो दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो पेरेंट्स बहुत कम टाइम दे पाते हैं, या फिर गांव से माइग्रेशन हो गया अर्बन सिटी में तो दादा दादी के पास बच्चे नहीं रह पाते हैं। तो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है सर। अच्छा, अर्धसैनिक बल और डिफेंस में अभी क्या है कि भाई पेंशन है, जब डिफेंस में जाते हैं नेवी एयरफोर्स और उसमें पेंशन है, अर्धसैनिक बलों में पेंशन है नहीं, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि भाई पेंशन होनी चाहिए उनमें भी अर्धसैनिक बलों में, या नहीं करने का कारण गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? गवर्नमेंट का जो डिफेंस स्पेंडिंग है सर, उसका मेजर चंक ऑफ पोर्शन अभी भी पेंशन पे चला जाता है। तो जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, इंडिजिनाइजेशन है, उस पर हम कम खर्च कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट का एम यही है कि पेंशन फंड्स के हमको कटौती की जाए। इसी उद्देश्य को देखते हुए अग्निवीर स्कीम लेके आए थे सर। और जो पेंशन का मामला है सर, जो सीएपीएफ का है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडिस है सर। तो अभी जैसे यूपीएस लेके आए हैं ये जो, तो ये क्या है? ये भी तो एक पेंशन ही है, ये जैसे एनपीएस से कुछ अलग है या डिफेंस में जो पेंशन मिल रही है उससे अलग है? बिल्कुल सर, उससे अलग है। उसमें सर डिफेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन सर। यूपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन है सर। और उसमें सर 50% गारंटेड है, इसमें भी 50% गारंटेड पेंशन नहीं है सर। बेसिक सैलरी का, लास्ट ड्रॉन सैलरी का इसमें कंट्रीब्यूशन है सर। ओके, अच्छा, एक मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दोनों में मेरा महोत्सव होता है सर, ठीक, इनमें क्या फर्क है कि सेम टाइम पे होते हैं या अलग, क्या है अलग अलग? टाइम तो सर मैं श्योर हूँ अलग टाइम पे होते हैं सर। तो मेरा महोत्सव है ये जो पिछले साल ही राज्य के कैलेंडर है जो उसके अंदर लिस्ट हुआ है सर। बाकी स्पेसिफिक डिफरेंस मुझे पता नहीं। तो मेड़ता महोत्सव ऐसा आपको पता नहीं कि 500 1900 है या 2000? 520 हुआ था पिछले साल, 520 था। चलो ठीक है। एक मैं आपको ये पूछूंगा कि जैसे लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया हुआ है सर, तो नागौर के लोकसभा क्षेत्र का जो परिसीमन है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि शायद वो कुछ एरिया जो आपका है वो कौन सा है जो अलग डिस्ट्रिक्ट में वो अटैच है? दो सब डिवीजन है सर, तहसील है जो रासमंद जो है लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर आते हैं, जिसमें मेड़ता और टेगाना है। तो उसमें वोटिंग पे कोई फर्क पड़ता है? वोटिंग पैटर्न पे तो कोई खास फर्क मैंने सर ऐसा स्पेसिफिक इन दोनों तहसीलों में कुछ फर्क पड़ा हो, बट ये दोनों तहसील अभी भी फील करती हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट से बाहर, यहाँ के आम लोगों की भावना की जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर हो गए हैं, तो जो इतनी पार्टिसिपेशन है वो कम होता है। आपके नागौर में फ्लोराइड की भारी समस्या है, ठीक, वो एक बेल्ट है जो भी है, तो उसमें गवर्नमेंट अभी क्या क्या कर रही है उससे उभरने के लिए, और आप उसमें क्या एड ऑन करना चाहोगे? गवर्नमेंट का सर फ्लोरोसिस प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें फ्लोराइड वाटर है उसको वो डिफ्लोराइड करने के मेथड्स अपना रहे हैं सर। और एक और एफर्ट है, मैं याद नहीं कर पा रहा सर। मेजरली यही है कि सर डिसिल्टेशन जैसे प्लांट्स होते हैं, जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो जो भी मेट्रो बड़े सिटीज हैं या अर्बन है वहाँ पे डिसिल्टेशन प्लांट्स लगाए जा सकते हैं कि वाटर फिल्टर वाटर लोगों को मिले सर। बट अभी शायद फ्लोराइड में इतनी निजात पा नहीं पाए हैं जैसा, ये आप मानते हैं? हाँ, पानी में अभी सर दिक्कत है। दूसरा इसका सर सोल्यूशन ये भी हो सकता है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको हम बढ़ावा दें और पीने के लिए लोग वो यूज करें। एग्जैक्टली। तो आईजीएनपी की कौन सी शाखा है नागौर में? नागौर में सर मैं श्योर नहीं सर, आई थिंक करनी शाखा है। जब तो आप नागौर जो है उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से उसका आप 50 शब्द में एनालिसिस कीजिए विद रिस्पेक्ट टू अपने राजस्थान। सर अगर हम भौगोलिक की बात करें तो सर सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे जो है सेमी एरिड फसलें हैं जो पाई जाती है सर। आर्थिक में सर वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोटेंशियल अच्छा है जिसमें जिप्सम, लिग्नाइट, कोल जो है वो, और सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं सर। और कल्चरल बात करें तो राजस्थान की जो कल्चरल है उसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे राजस्थान में, जिनमें सर मीरा महोत्सव हो गया, और जो लोक देवता है जिनमें तेजा जी, जांगो जी और मीरा है, करणी महान, सॉरी सर ये रानाबाई है, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं सर। सोशल में सर जो ये वेस्टर्न बेल्ट से अपने आप को कहीं ना कहीं अटैच पाता है, और यहाँ पे जनरली मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, नागौर क्या राजनीतिक रूप से हमेशा परिपूर्ण रहा है, समृद्ध भी रहा है, सुदृढ़ भी रहा है, लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि उतना अनुपात में विकास नहीं हुआ। और जैसे भाई जो दोस्त है नागौर वाले उनसे मिलता भी तो यूँ कहते हैं भाई हम राजनीतिक रूप से हमेशा ही समृद्ध रहे हैं आजादी के समय से, लेकिन उतने उसमें विकास नहीं कर पाए। तो इसमें आपका क्या मानना है कि कहाँ कमी रही है? कमी तो सर एक जो एरिया है, मतलब डेजर्ट एरिया, काफी वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का है वो डेजर्ट है उसमें। और दूसरा सर जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो कम हुआ है।
तीसरा सर जो प्रोमिनेंट ट्रेड रूट्स पे नहीं आता अभी अभी जैसे हम देखें तो बाकी जो ईस्टर्न बेल्ट हैं जैसे कुछ अलवर भरतपुर वो एनसीआर का पार्ट हो गए हैं, जयपुर जोधपुर दो बड़े मेट्रो सिटीज हो गए, ऐसी कोई मेजर सिटी नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट के कुछ इकोनॉमिक जोन स्पेशली बनाए गए हैं। तो अभी वर्तमान में एफर्ट्स हो रहे हैं। नहीं, डेजर्ट की बात करें तो बाड़मेर और जोधपुर में तो ज्यादा है, और वहाँ इतना भाई जैसे अब आके, और अगर अपन माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी को छोड़ दें तो वहाँ इतना पॉलिटिकली रहे नहीं, लेकिन फिर भी जोधपुर और बाड़मेर इंडस्ट्री में इनमें आगे बढ़ गया है। लेकिन ये जो नागौर है फिर भी वहीं की वहीं है आज। वहाँ सर पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो एक मेजर कारण है वहाँ के डेवलप होने का। तो टंगस्टन की दो खानों के नाम बताइए आप जो नागौर टंगस्टन के लिए फेमस है, तो दो पर्टिकुलर जगह। एक सर डेगाना की रेवंत की पहाड़ियां हैं, दूसरा सर सॉरी सर मुझे याद नहीं है, आई थिंक रेवासा सीकर हो सकता है वो सीकर नागौर में नहीं, वो सीकर में सर। चलो ठीक है। तो डायरी में जब डायरी राइटिंग करते हैं तो उसमें पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीजें लिखते हैं? प्रोफेशनल वही लिखता हूँ सर जो मुझे मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अलाउ करता है कि कहीं मुझे कुछ सीक्रेट या प्रोफेशनल वो चीजें नहीं लिखता जो मेरे दायरे में ना हो। आपने जैसे अभी बताया सर को कि मैं कल की प्लानिंग लिख रहा था कि कल मैं जाऊंगा ये, तो इस हिसाब से तो आपकी डायरी काफी समृद्ध हो, काफी बड़ी हो जाती होगी। मैं सर सॉफ्ट कॉपी में लिख रहा हूँ सर, अपने टैब में लिख रहा हूँ सर। ओके ओके। अच्छा, आपने वीकनेस में लिखा है कि वर्कोलिक, तो ये वीकनेस कैसे हुई? मैं सर इसमें कहीं ना कहीं अपने वर्क में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मैं जब अपना पर्सनल फ्रंट है जैसे फैमिली है उनको कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाता। तो आप शादीशुदा हैं सर? तो वाइफ क्या करते हैं? वो सर स्कूल लेक्चरर है। स्कूल लेक्चरर सर, ठीक है। अच्छा, फोर्स ने आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव डाला? कुछ चेंजेस हुए फोर्स में जाने से पहले और अब? बिल्कुल सर, काफी चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, जो डिफरेंट टेरेन में मुझे अडेप्टेबिलिटी है, किसी भी टेरेन में मुझे रखा जाए, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में रहूँ, कश्मीर में रहूँ, तो मैं जल्दी जल्दी अडेप्ट हो जाता हूँ चीज़ों को लेके। तीसरा सर जो लीडरशिप है अंडर क्राइसिस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाएगा और टाइम बाउंड में अगर उसको काम करना हो तो ये सब मुझे फोर्स से ही मिला है। तो जैसे आपने प्रेफरेंस भरी है आरएस आरपीएस सर, और आपको आरएस मिल जाता है सर, तो आप जिस वर्क कल्चर में रहे हैं, जिसमें रहे, तो उसमें क्या सुधार करेंगे या क्या समस्याएं आ सकती हैं कि आप जो व्यक्तित्व आपका चेंज हुआ है या आप में जो डिफेंस का आपके ऊपर फर्क पड़ा है, तो उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव तो सबसे बड़ा यही रहेगा कि सर मैं वहाँ पे हमारी आदत रहती है टाइम बाउंड मैनर में कोई काम करना, तो जो टाइम बाउंड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा सकता है सर, चाहे वो जो सबऑर्डिनेट्स उनका टाइम पे ऑफिस में आना हो। और दूसरा सर जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितने भी आ रहे हैं, जैसे अपने सबऑर्डिनेट्स का आई कोड कर्म योगी पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तीसरा सर फिजिकल फिटनेस के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं आम जनता को, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट किसी भी इवेंट्स में। समस्या मुझे लग रहा है कि सर रेजिस्टेंस हो सकता है सबऑर्डिनेट की तरफ से कि वो टाइम बाउंड नहीं रहना चाहे, जनरली फ्री स्टाइल जो लीजर स्टाइल उसमें रहना चाहिए, वो रेजिस्टेंस आ सकता है सर। अच्छा, आप यूं बार बार जैसे यूं कर रहे हैं सर ये ऐसे, तो ये कारण क्या है इसका? कुछ खास कारण नहीं सर, बस ऐसे ही। नर्वस हो रहे हो? नहीं सर, ऐसा कोई मुझे तो नहीं। ठीक है। तो नागौर में मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जैसे मिट्टी के प्रकार होते हैं, तो बेसिकली सामान्यतः कौन सी ज्यादा मिट्टी है? ये सर सैंडी सॉइल ज्यादा सर। सैंडी सॉइल ज्यादा है, ओके ठीक है सर। ओके, अभी आपने इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लेख करा सर, कौन कौन सी ऐसी जो कहते हैं ना कि बाध्यताएं हैं जो आप नहीं कर सकते? सर किसी भी कम्युनिकेशन जैसे लेटर कोई भी हो गया सर, उसके 5-6 तरह के क्लासिफिकेशन होता है सर। अनक्लासिफाइड, रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। एक और भी होता है HOOR, उसके क्या? सॉरी सर, HOOR, सॉरी सर मैंने ये पढ़ा नहीं, हमें टॉप सीक्रेट तक। टॉप सीक्रेट के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं करेगा सर, उनके बारे में सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं। चलिए ठीक है, मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे सर। परिसीमन अभी चर्चा चल रही है कि होने वाला सर, दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी संख्याएं क्या है? दक्षिण के राज्यों की सर सबसे बड़ी शंका है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर किए थे सर, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी न पड़ जाए, उनकी सीटें उल्टा उस अनुपातिक रूप में अगर अभी की पॉपुलेशन काउंट की जाए तो यूपी और बिहार और एमपी जैसे 3 बड़े राज्य ही बहुत ज्यादा, इवन आज की पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो यूपी, बिहार और एमपी, राजस्थान मिला के 150 सीटें प्लस ले जाएंगे, जबकि उनकी सीटों में उतना प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट नहीं होगा सर। ठीक है, तो वो लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व ही जो है वो सांसद करते हैं, तो उसमें गलत भी क्या है?
बट लेकिन उन्होंने जो पॉपुलेशन कंट्रोल के एफर्ट्स किए थे सर, तो ऐसा होगा कि कल को गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स करना चाहेगी, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के हो, तो फिर उतना पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसका, उनको रिवार्ड की बजाय एक तरह से पनिशमेंट हो जाएगा सर। पड़ोसी देश श्रीलंका का कच्चा द्वीप के बारे में भी हाल ही में 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया सर। क्या है? एंड कच्चातीव आइलैंड सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जो 1974 में जो उसका कंट्रोल है वो श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया गया था सर। वो अनहैबिटेड आइलैंड है सर, ठीक है। और जो साउथ के स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु को चाहते हैं कि वो आइलैंड वापस लिया जाए सर। चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, यू मे लीव। थैंक यू सर। थैंक यू ओके प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने साक्षात्कार का स्व मूल्यांकन करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या कौन कौन से ऐसी कमियां रही जो आप बता नहीं पाए, या सारी सब कुछ चीजें ठीक? एक तो सर मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मतलब वो मेरी कमी रही है, बट मुझे लगता है कि मैं काफी समय से कोशिश कर रहा हूँ। इवन यूपीएससी के जब सीए पे इंटरव्यू दिए थे तब भी यही था सर, बट वो स्पीड है वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। जब मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और मैं फंबल करने लगता हूँ। ठीक है, कोई बात एक तो ऑडिबल है और हम सुन पा रहे हैं आपके जो शब्द का जो उच्चारण करते हैं सर, वो सही कर रहे हो और नहीं फास्ट बोल रहे हो। मैं भी आपकी तरह फास्ट ही बोलता हूँ। मुझे सब इंस्पेक्टर में 37 नंबर दिए थे 50 में से, मुझे भी ऐसा लगता था, तो ठीक है उसमें। बाकी जैसे राजस्थान के जो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ मैं। बाकी तो मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये लगे कि फोर्स पे मेरा ठीक है सर होल्ड, दोनों फोर्स को लेके आईआर पे मेरा होल्ड अच्छा है सर। ठीक है, ये मुझे ऐसा ही हमें सर, ऐसा हमें लगता है। और जो मेरे साथी हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको ये चीज बाद में बताने वाला था कि आपका ये जो थंब है ना वो बार बार जो है वो हाँ, ये आपको मतलब थोड़ा सा अपने आप ध्यान ही देता लगता है कि आप थोड़ा सा ऐसा कर पा रहे हैं। ये क्या होता है, जब कभी हम प्रेशर में होते हैं या कुछ और होते हैं तो चीजें अपने आप ही जो है खुद जो ये आगे क्या है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है कि सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या मतलब आज ही हुआ है, मतलब जनरली मैं करता नहीं, बट आज ही मुझे लगा है करना अच्छा। कोई बात नहीं, हाथों को दोनों को ऐसे भी रख सकते हो, हाँ ऐसे भी रख सकते हो। फिर अगर ऐसा होता है आप एक बार खुद मिरर के सामने बैठकर और देख मैं लेना। भी सर ऐसा यूज करता हूँ हाथ, तो मैं यहाँ रखता हूँ इसलिए। बाकी आपका पोस्चर सही है बैठने का, वो सारी चीजें सही, बस इसमें बार बार ध्यान देना। लेकिन उसमें क्या आपको नागौर के बारे में थोड़ा सा, जैसे ज्योग्राफिकली, और ये है ना जैसे कोयले की खाने हो गई या इंडस्ट्री हो गई, उसके बारे में थोड़ा मतलब वो है आपको हिस्ट्री वगैरह। दूसरा आपने जो करनी वाला बोला यहाँ पे कुंभारा हमेशा वो कुंभारा, हाँ वो करनी, वो थोड़ा सा ब्लंड हो हाँ, जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उनको आईजीएनपी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल रखती है और सामान्य तो पूछ भी लेते हैं, तो उसकी शाखाएं और वो देख लेना। बाकी हमारे पास में ऐसे कुछ बताने लायक है हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली है ना। 24 तारीख का आपका इंटरव्यू है सर, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है। और इसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नहीं बिल्कुल लिखा होगा तो विल टेक इट एज ए पॉजिटिव नोट सर। ठीक है, थैंक यू गुड डे, सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, गुड डे सर।